मेरा सौभाग्य है कि आप चेयर पर बैठे और मुझे पहली बार बोलने का मौका मिला है सर। मैं सदन का सबसे युवा और सबसे नया सदस्य हूं। मैं आपसे, आप इसे मेरी मेडन स्पीच माने या ना माने, आई सीक योर इंडल्जेंस सर। मुझे 5-7 मिनट दे दीजिए। वो भी तैयारी से आई है, मैं भी तैयारी से आया हूँ। मैं आपके माध्यम से माननीय वित्त मंत्री जी को भी कहूंगा, अगर 5 मिनट मुझे और सुन लेंगे तो इतना सर हेवंस वोंट फॉल सर। एवरीबॉडी आस्क फॉर द सेम प्लीज। मुझे लगता नहीं सर आर्ग्यू मत, आपत्ति करें। मेरा सामने नाम है, आई नो द नेम्स बिफोर मी। सर मैं आपके आश्वासन पर ही बोलूंगा, मुझे प्लीज थोड़ा समय दें सर। आज से कई साल पहले एक मूवी आई थी पीपली लाइव, उसका एक गाना था सर, सखी सैया तो खूब ही कमात है, महंगाई डायन खाए जात है। आज इस गाने के लिरिक्स सार्थक होते नजर आ रहे हैं सर। मैं पंजाब सूबे से आता हूं, एक खेती प्रधान सूबा है सर, और पंजाब का किसान, देश का किसान महंगाई की डबल मार झेल रहा है। एक मार किसान की एज अ प्रोड्यूसर और दूसरी मार किसान की एज अ कंज्यूमर। फूड प्रोडक्शन की कॉस्ट पिछले 1 साल में सर करीब 21% बढ़ी है, यानी कि किसान की कॉस्ट बढ़ गई फूड प्रोडक्शन की, लेकिन उसकी आय, जिसका वादा था कि एमएसपी दुगनी करेंगे, आय बढ़ाएंगे, वो उस रेट पे नहीं बढ़ी, जिसके चलते आज देश का किसान एज अ प्रोड्यूसर महंगाई के बोझ चले दबता जा रहा है। दूसरा, देश का किसान एज अ कंज्यूमर भी सर, क्योंकि मैं पंजाब से आता हूं, आज कहीं बाजार में कुछ भी खरीदने जाता है तो महंगाई की मार झेलता है। और मैं बताऊं आपको सर, यह शायद आजाद भारत के इतिहास में पहली बार हो रहा है जब भारत देश की रूरल इन्फ्लेशन भारत देश की अर्बन इन्फ्लेशन से ज्यादा है, यानी कि शहरों में रहना सस्ता है गांव में रहने के मुकाबले। और आप जानते हैं ये देश वो देश है सर जहां पर मैक्सिमम आबादी रूरल आबादी है सर। इन्फ्लेशन को टैक्सेशन विदाउट लेजिस्लेशन भी कहा गया, यानी कि ये वो महंगाई, ये वो कानून है जो बिना कानून के सरकार हम लोगों पे टैक्स लगाती है, ये वो माना जाता है। और सर जैसे रावण के 10 सर थे, भारत की महंगाई के 7 सर हैं। मैं सातों के सातों पर आधा मिनट बोलना चाहूंगा, आप जितना टाइम दे दें सर। पहला है ऊर्जा पर टैक्स, एनर्जी टैक्सेशन। दूसरा कारण सर्विस इन्फ्लेशन, जो नजर नहीं आती सर लेकिन महसूस होती है। तीसरा है सर जीएसटी का बोझ। चौथा है लागत बढ़ाने वाली महंगाई, यानी कि कॉस्ट पुल इन्फ्लेशन। पांचवा है सर बढ़ती महंगाई घटती कमाई, यानी कि हमारी आमदनी उस दर पे नहीं बढ़ रही जिस दर पे भारत की महंगाई बढ़ रही है। छठा पॉइंट गिरता हुआ रुपया। और सातवां पॉइंट सर कॉरपोरेट और सरकार की सांठगांठ। सर एनर्जी टैक्स जो क्रूड ऑयल पे लगता है, पेट्रोल पे लगता है, डीजल पे लगता है, यह भारत में दुनिया के मुकाबले सबसे ज्यादा है। और जिसके चलते आज कोयले की बात हो, पेट्रोल की बात हो, सारा बोझ कैस्केडिंग इंपैक्ट के तहत देश के आम आदमी पर डाला जा रहा है। मैं बताना चाहूंगा सर कि जब भारतीय जनता पार्टी की 26 मई 2014 में सरकार बनी थी, तब अंतरराष्ट्रीय बाजार में कच्चा तेल $108 पे बिकता था सर प्रति बैरल। वो 20 अप्रैल 2020 को $108 प्रति बैरल से घटकर $1 पर आ गया। इतना घट गया, लेकिन सर उसका जो फायदा था, लाभ था, वो देश के गरीब आदमी को नहीं सौंपा गया। और मेरे सवाल के जवाब में सदन में मुझे जवाब दिया गया सर कि 2016 से लेकर 2022 के बीच में सरकार ने 16 लाख करोड़ रुपए कमाए हैं एक्साइज ड्यूटी बढ़ा बढ़ाकर। पेट्रोल पर 78 बार और डीजल पर 76 बार एक्साइज ड्यूटी बढ़ाई है सर इस सरकार। दूसरा पॉइंट सर 2 मिनट सर दूसरा मैंने आपको सर दूसरा मैं छोड़ रहा हूं 3 मिनट दिया है। आई एम लीविंग सम पॉइंट सर। आई विल कम टू द पॉइंट। I have given you 4 minutes time. सर जीएसटी के बारे में, जीएसटी का जो बर्डन है, राज्यसभा में वकालत अलाउड नहीं सर। आप यू काउंट दिस एज माय मेडन स्पीच सर, दैट्स नो प्रॉब्लम सर। जस्ट लेट मी स्पीक सर, प्लीज परमिट मी सर। Please, there is no time. Sir, GST का call another 14 people. Sir, give me a few minutes, sir. I beseech you, sir. I beseech you. I seek your indulgence, sir. सर जीएसटी, जिसे गरीब शोषण टैक्स के नाम से भी आज इस देश में जाना जाता है, यह टैक्स सरकार क्यों नहीं कम करेगी? क्योंकि सर जैसे जैसे महंगाई बढ़ती है वैसे वैसे जीएसटी की कलेक्शन सरकार की बढ़ती है। अगर कोई चीज आज 100 रुपए की बिकती थी वो 150 रुपए की होती है
तो 150 रुपए पे जीएसटी की दर लगती है, यानी कि सरकार का खजाना बढ़ता है। तो सरकार की मंशा कभी हो ही नहीं सकती महंगाई कम करने की। एक बड़ा महत्वपूर्ण पॉइंट है सर, जिसके चलते आटा दाल चावल पे तो उन्होंने लगाया सर जीएसटी, आम आदमी को और गरीब करने की कोशिश करी। लेकिन मैं जिस धरती से आता हूं सर, पंजाब से, वहां पर सर अमृतसर गुरुओं की नगरी माना जाता है, पवित्र धरती माना जाता है। वहां पर सर जितने भी सराय हैं, जितने भी अकोमोडेशन सेंटर्स हैं, उन पर भी जीएसटी लगाकर आज औरंगजेब के जजिया टैक्स वापस लाने का काम भाजपा की सरकार ने किया है। राइट सर मेरा एक दो पॉइंट है सर, सरकार के कई जोश के मणि, सर एक मिनट दे दीजिए। आई एम फिनिश सर, आई एम फिनिशिंग, प्लीज डोंट जस्ट एक मिनट, गिव मी सर 1 मिनट, खत्म कर, आई गिवन यू 5 मिनट्स टाइम, खत्म कर, आई एम फिनिशिंग, कंक्लूड वन लाइन, लास्ट कंक्लूड वन लाइन प्लीज। सर जब भारतीय जनता पार्टी के सदस्य विपक्ष में थे तो वो कहा करते थे कि जब रुपया गिरता है तो भारत की साख गिरती है। आज रुपया 180 के पार हो गया है सर। पुरानी सरकारों ने रुपये को सीनियर सिटीजन बनाया था, करंट सरकार ने 80 पार करके उसे मार्गदर्शक मंडल में पहुंचा दिया है। और आज सर जिसके चलते जोश के मणि, इंपोर्ट हो, पेट्रोल हो, डीजल हो, you have a lot of future youngster, follow the guidelines and then I have given you already 500 minutes. If the finance minister has no problem listening to me, if she can spend 3-4 minutes. इस तरह से समर्थन करता हूं, धन्यवाद। श्री हनुमान बेनीवाल। सभापति महोदय, सदन में आज वन्य जीव संरक्षण संशोधन विधेयक 2021 पर चर्चा हो रही है। रुको यार, फास्ट बोलने दो 500 में साहब। हमारे मंत्री जी राजस्थान चाहते हैं, ये सब हमारे लिए सौभाग्य की बात है। विशेष रूप से राजस्थान के ऊपर विशेष ध्यान देंगे। राजस्थान के अंदर बहुत बड़ी संभावना है, वन्य जीव क्षेत्र, अपना वन संरक्षित क्षेत्र बढ़ाने का भी बहुत बड़ा भूभाग है राजस्थान का, इस ओर आप विशेष ध्यान दें। विधेयक के उद्देश्यों और कारणों के कथन के लिखे अनुसार विधेयक वन्य जीव संरक्षण कानून 1972 में संशोधन के लिए लाया जा रहा है। महोदय, मैं बताना चाहता हूं भारत दुनिया के सबसे बड़े जैव विविधता वाले क्षेत्रों में से एक है और मैं सरकार को कहना चाहता हूं कि संरक्षित वन्य जीवों के खिलाफ अपराध या उल्लंघन के मामले में जुर्माना राशि बढ़ाने से बड़ा सुधार आएगा, लेकिन कानून में कठोरतम से कठोरतम सजा और प्रकरण में त्वरित कार्रवाई भी जरूरी है। मैं मंत्री जी का ध्यान आकर्षित करते हुए बताना चाहता हूं कि IUCN के अनुसार संकटग्रस्त प्रजातियों की लाल सूची में भारत में पाई जाने वाली 239 जीवों की प्रजातियां लुप्तप्राय, जिसमें स्तनधारियों की 45 प्रजातियां, पक्षियों की 23 प्रजातियां, सरीसृप की 18 प्रजातियां, उभयचरों की 39 प्रजातियां और मछलियों की 114 प्रजातियां शामिल। मेरे राजस्थान के राज्य पक्षी गोडाउन की प्रजाति भी लुप्तप्राय होने को है, जो चिंताजनक है। मंत्री महोदय, राजस्थान के अंदर आप देखते थे, आप भी वहीं से आते हैं, हम भी वहीं से आते हैं, 35, 40, 30 साल पहले की बात है, बच्चे हुआ करते थे, स्कूल में पढ़ते थे, गिद्ध आते थे, कोई पशु मरता था गांव के अंदर तो गिद्ध अपने आप आते थे और पशु, मरे हुए पशु का मांस वो खाते थे, किसी तरह की दुर्गंध नहीं फैलती। आज दुर्भाग्य इस बात का है कि पशु मरते रहते हैं और उनको उठाने वाला नहीं, हाहाकार मच जाता है, दुर्गंध फैल जाती, कई बीमारियां इससे आगे, तो गिद्ध भी धीरे धीरे लुप्त होते जा रहे हैं। मैं मंत्री जी आपका ध्यान देना चाहूंगा, आज सुबह एक डिजिटल पत्रिका पढ़ा, उसमें संकटग्रस्त और लुप्त प्राय प्रजातियों को लेकर डायरेक्टरेट ऑफ रेवेन्यू इंटेलिजेंस DRI की 19-20 के एक रिपोर्ट के हवाले से लिखा गया कि भारत में भी संकटग्रस्त प्रजातियों का बढ़ता अवैध व्यापार चिंताजनक और इसके लगातार बढ़ने को लेकर भी गहरी चिंता व्यक्त की गई। मंत्री जी, वन्य जीव प्रेमी और ऐसे मामलों को लेकर लिखने वाले कई लोग चिंतित है। एक प्रतिनिधिमंडल ने मुझे 18 दिसंबर 21 को द टाइम्स ऑफ इंडिया की एक खबर के हवाले से बताया कि महाराष्ट्र के कुछ इलाकों से हाथियों को रिलायंस अंबानी द्वारा संचालित राधे कृष्ण टेम्पल एलिफेंट वेलफेयर ट्रस्ट के सुपुर्द किए गए। इसी खबर में बताया गया है कि रिलायंस ने जामनगर गुजरात में स्थापित अपनी रिफाइनरी के नजदीक 280 एकड़ क्षेत्र में एक चिड़ियाघर बनाया, जहां वन्य जीवों की कई प्रजातियों को प्रबंधन किया जा रहा है। इसलिए जीवित हाथियों के ट्रांसपोर्टेशन को वैध बनाने की पहल ये विधेयक कर रहा है। हाथियों के विषय में प्रस्तावित कानून के प्रावधान वन्य जीवों के संरक्षण की दिशा में प्रगति को मिटा देने जैसे हैं। इस संबंध में जब आप जवाब दें तो जिस स्थिति को जरूर स्पष्ट करें कि किसी तरह का अवैध परिवहन कोई किसी भी हालत में नहीं करे, ये इसके अंदर आप बताएं। मंत्री, जो संशोधन आपने इस विधेयक में किए उसको लेकर कई तरह की शंकाएं। आज लोगों का कहना है कि केंद्र सरकार ने लुप्तप्राय प्रजातियों के व्यापार पर रोक लगाने के लिए अंतर्राष्ट्रीय प्रावधानों को लागू करने के नाम पर वन्य जीव संरक्षण अधिनियम 72 में कई प्रकार के संशोधन पेश किए और इसके कारण लाभ होने के साथ वन्य जीवों के लिए बड़ा खतरा उत्पन्न हो सकता है। विशेषज्ञों का कहना है कि इससे हाथियों का व्यापार शुरू हो सकता है और मौजूदा कानून के तहत लकड़बग्गा, लोमड़ी, सियार जैसे जानवरों को मिली सुरक्षा छीनी जा सकती है। नतीजतन इन जानवरों की हत्या करने पर कोई कार्रवाई नहीं होगी, इनके
चमड़े के गैर कानूनी व्यापार में बढ़ोतरी होने की आशंका है। इसके साथ ही केंद्र के प्रस्तावित संशोधन के चलते राज्य वन्य जीव बोर्ड के करीब करीब निष्क्रिय हो जाने की आशंका जताई गई है। कहा गया है कि राज्य वन्य जीव बोर्ड की जगह छोटे दर्जे की समिति बनने का प्रदान किया गया, जिसके पास न तो फैसले देने की पर्याप्त शक्तियां होगी, न ही ये जवाबदेह होगा। इस पर भी मंत्री जवाब देते तो स्पष्ट करें कि किस प्रकार इस बिल के संदर्भ में जो जन आशंकाएं उनका निराकरण आप करेंगे। इस बिल के प्रभावी होने के बाद ऐसी कोई स्थिति नहीं बनेगी जिसका जिक्र मैंने अभी किया है। सभापति महोदय, मैं आपके माध्यम से माननीय मंत्री जी से जानना चाहता हूं कि वन संरक्षण अधिनियम 1980 के प्रावधानों के अनुसार किसी भी स्टेट को वन भूमि पर खनन सहित गैर वन कार्यक्रम केंद्र की स्वीकृति जरूरी है। ऐसे 31 मार्च 2022 तक विगत 10 वर्षों में राजस्थान में 145.45 हेक्टेयर और देश के विभिन्न राज्यों में 38,846.7 हेक्टेयर वन क्षेत्र में खनन की अनुमति किया गया। क्या आप राजस्थान सहित देश के सभी राज्यों में ऐसी दी गई अनुमति का रिव्यू करवाने की एक टीम गठित करवा कर जांच करवाने का विचार रखते हैं कि कई प्रकार की दी गई अनुमति की आड़ में वन क्षेत्रों में अनुमति से अधिक क्षेत्र में तो खनन नहीं हो रहा है और वन क्षेत्रों में खनन की समस्त गतिविधियों में पाबंदी लगाने को लेकर आपका क्या विचार है, ये आप जवाब में जरूर दें। हमारे राजस्थान प्लीज कंक्लूड प्लीज सभापति महोदय, राजस्थान के भरतपुर जिले में पहाड़ों को बचाने के लिए अभी हमारे खनन अवैध खनन को रोकने के संत विजयदास जी महाराज को आत्मदाह करना पड़ा, उनकी मृत्यु हो गई। वहां के जिम्मेदार उनके द्वारा किए गए आंदोलन के दौरान सोते रहे, सीबीआई जांच की मांग उठी और उस क्षेत्र में जो सरकार ने उसको संरक्षित क्षेत्र तो घोषित कर दिया, लेकिन कई मंत्रियों के क्रेशर हैं, कई विधायकों के क्रेशर हैं, सीबीआई जांच की मांग उठी और ईडी वहां कार्रवाई कर सकती है। यह मैं मंत्री जी आपका ध्यान आकर्षित करना चाहूंगा कि बाबा विजयदास जी ने जो आत्मदाह की, वो बलिदान दिया, वहां ईडी की कार्रवाई आप जगह जगह ईडी की कार्रवाई करा रहे हैं, तो वहां भी करवा दें आप ईडी की कार्रवाई। तो कम से कम राजस्थान में भी ईडी की कार्रवाई कम हुई साहब। हम चाहते हैं कि जो खनन माफिया, जो मंत्री विधायक उस क्षेत्र से जिन्होंने धन अर्जित किया, और एक मिनट साहब बात तो समाप्त करना, राजा जी बात वाइंड अप प्लीज। तो इसके अंदर आप ईडी और सीबीआई की कार्रवाई कराएं। साहब 1 मिनट में मेरा लास्ट, इकोलॉजिकल सिस्टम के लिए वन्य जीव पेड़ों की जो महत्ता है उसको सब परिचय। जैसे राजस्थान के जोधपुर जिले के खेजड़ली में अमृता देवी बिश्नोई के नेतृत्व में 363 लोगों ने पर्यावरण की रक्षा के लिए बलिदान दिया, ये इतिहास जानता है। मेरा लास्ट में समाप्त कर रहा हूं साहब, हमें फॉरेस्ट को बचाना है, लेकिन माइनिंग माफियाओं, होटल व्यापारियों के दबाव में आज वन क्षेत्र संकट में। मेरे प्रदेश के चूरू जिले के स्थित ताल छापर अभियान, जिसमें 3000 से ज्यादा काले हिरण है, इसमें सुधार के स्थान पर स्टेट गवर्नमेंट ने इसका इको सेंसिटिव जोन घटाने का फैसला किया, जिस पर माननीय उच्च न्यायालय ने संज्ञान लेकर इससे क्या मंत्री जी इस पर ध्यान दें। लास्ट में मेरा समाप्त कर रहा हूं साहब, प्लीज वाइंड अप नाउ प्लीज। आखिरी साहब, आखिरी एक मिनट है ना, 1 मिनट। राजस्थान में संरक्षित गोचर की भूमि को, जितनी हमारी गोचर है उसको विकसित करने, अंगोर की भूमि को संरक्षित कर उन्हें गौशालाओं के लिए आवंटित करने का गो अभयारण्य बनाने की जरूरत है, क्योंकि टाइगर रिजर्व के लिए जब प्रावधान हो सकते हैं तो गायों के लिए भी क्यों नहीं। अभी गायों में लंपी स्किन बीमारी फैली हुई है, उस पर नियंत्रण जरूरी है। आपके मंत्री संजीव बालियान जी ने संज्ञान लिया, टीमें भी राजस्थान के अंदर भेजी, गाय को राष्ट्रमाता का दर्जा दिया जाए, गाय को बचाया जाए। राजस्थान से इसकी पहल आप मंत्री जी करें। एक ऊंट का मामला साहब, लास्ट मेरे स्टेट का ऊंट जो राजस्थान के अंदर पाया जाता है, बहुत ही विशेष। श्री रविंद्रनाथ कुमार, एक सेकंड, लास्ट समाप्त करना। रविंद्रनाथ कुमार, 1 मिनट सभापति। you already took 7 minutes instead of 5. So many speakers are there. Minister has to reply. ऊंट के बारे में मैं कह रहा था मंत्री जी, ऊंट विलुप्त होता जा रहा है, राज्य पशु का दर्जा तो मिल गया, लेकिन ऊंट को कैसे बचाया जाए। ऊंटों के जो मेले पड़ते थे हमारे नागौर, पुष्कर, तमाम जगहों पर, आप अजमेर से पट गए हैं, ऊंट को हमें बचाना है। राज्य पशु का दर्जा घोषित कर दिया, लेकिन इससे लोगों ने ऊंट पालना छोड़ दिया। ऊंट को हमें बचाना, ऊंटनी के दूध से किस तरह की। रविंद्रनाथ कुमार प्लीज, नथिंग विल गो ऑन रिकॉर्ड एक्सेप्ट रविंद्र कुमार। 2 minutes, जयंत करिए, क्या उस पे करूं भी मैं, क्या 12% जीएसटी देना पड़ता है। करूं मैं, क्या करूं। धन्यवाद वो सभापति। जीएसटी काउंसिल का डिसीजन है। मैं, मुझसे पहले माननीय सदस्यों ने भी बात रखी, पहले श्रद्धांजलि दूंगा माननीय सुषमा स्वराज जी को, और इसमें कोई शक नहीं है। मुझे याद है, मैं लोकसभा में उनके भाषण को मैंने सुना, जिस तरीके से ज़मीन से जुड़ी बात, एक गृहिणी का दर्द, घर गृहस्थी की बात, मध्यम वर्ग और गरीब के दर्द को, पीड़ा को वो बयान करती थी बेखूबी तरीके से। तो उनसे प्रेरणा लेते हुए आज वो दायित्व हमारा है, हम कोशिश करेंगे, बाकी सरकार भी ऐसी हो जो सुने। मैं कुछ सुझाव देना चाहता हूं, क्योंकि हमने चर्चा की है खाद्यान्न के महंगाई के दर पे सभी सदस्यों ने बात रखी, लेकिन जो मूल बात यहाँ सदन में हुई है उससे मैं
कुछ अलग राय रखता हूँ। हम महंगाई की बात करते हैं, तुरंत आलू प्याज टमाटर पे आ जाते हैं। हमने क्या सीमेंट सरिया ईंट की बात की, ट्रैक्टर के भाव की बात की, पंप सेट के भाव कैसे बढ़ गए उनकी बात की, क्या किसान की लागत की हम चर्चा कर पा रहे हैं? मैं आंकड़े दूंगा। अप्रैल से जून 2020 ये जो 3 महीने हैं, अगर उसमें सीपीआई फूड इन्फ्लेशन 8% रहा, जो काफी होता है मैं मान रहा हूं, उसी समय में आपका WPI फार्म इनपुट इन्फ्लेशन 27.4% रहा। और यहां मैं लिव्ड एक्सपीरियंस बताना चाहता हूं, अनुभव बताना चाहता हूं। अगर आंकड़ा गलत हो, बहुत सदस्य यहां ऐसे हैं जो खेती करते हैं, जानते हैं, वो बता दें। 2014 में अगर 1 एकड़ के गेहूं के खेत पे ट्रैक्टर से आप जुताई करते, आपके औसतन 3,000 रुपए खर्च हो रहे थे। आज 8 साल बाद 5400 रुपए खर्च होते हैं। 1 एकड़ के धान की खेती आप करते, 300 रुपए का बीज आ जाता था, अब 600 रुपए लग रहे हैं। आपके खाद और दवाई पे अगर 3,000 रुपए 2014 में खर्च हो रहे थे 1 एकड़ के धान की खेती करने वाले किसान के लिए, आज 6,000 रुपए तक वो आंकड़ा पहुंच गया। तो हमसे महंगाई की बात करें, ठीक है, टॉप है, आपने स्कीम बनाई, 2018 में 500 करोड़ दिए। सवाल बनता है कि उस संसाधन का क्या प्रयोग हुआ? क्या हमने खाद्य प्रसंस्करण की इंडस्ट्री को, फूड प्रोसेसिंग को बढ़ावा दिया है? क्या ये सच्चाई नहीं है? क्या टॉप टोमेटो से शुरू होता है, टमाटर से शुरू होता है, टमाटर के प्रोसेसिंग पे आप 12% जीएसटी वसूलना चाहते हो? क्या ये सच्चाई नहीं है कि पोटैटो को प्रोसेस करने के लिए अगर आप चिप्स बनाएंगे, नमकीन बनाएंगे, तो उस पर भी आप 12% जीएसटी वसूलना चाहते हो? ये भी एक कारण है कि जो फूड इन्फ्लेशन है वो बेकाबू हो रहा है। मैं आग्रह करूंगा, वित्त मंत्री को मैं सुझाव देना चाहता हूं कि अगर आप सीपीआई में जो वेटेज है फूड का, अगर आप उसे घटा देंगे तो ये जो चर्चाएं बेवजह होती हैं, आप पे भी दबाव कम होगा। आप तुलना कीजिए, जर्मनी में सीपीआई का वेटेज फूड का क्या है? 8.5%, ब्राजील में 25.5%, चाइना में 19.9%, पाकिस्तान में भी 35% है, हमारे यहाँ 46% है। इसलिए दूध का भाव 1 रुपए बढ़ जाएगा तो त्राही मच जाएगी, आप पे भी दबाव बन जाएगा और फिर आप व्यवहारिक फैसले नहीं ले पाती हो। हमने देखा है, दुनिया ने देखा, कॉमर्स मिनिस्ट्री डेलीगेशन तैयार कर रहा था, एक्सटर्नल अफेयर मिनिस्ट्री पीएम को ब्रीफ कर रहे थे, प्रधानमंत्री यूरोप में कह रहे थे कि हम दुनिया का पेट भरेंगे, गेहूं का निर्यात करेंगे, और कुछ ही दिन में आपने निर्यात पर प्रतिबंध लगा दिया। ऐसे फैसले ना हो, इसलिए मेरी मांग है। दूसरी बात, मैं अभी कंक्लूड कर रहा हूं। मेरी सहानुभूति है वित्त मंत्री जी के साथ, क्योंकि जब से वो आई हैं वो मजबूर होकर क्राइसिस मैनेजमेंट मोड में उन्होंने काम किया है। लेकिन हमें सिनेरियो प्लानिंग करनी चाहिए, भविष्य की प्लानिंग योजना हमें बनानी होगी। मैं पूछना चाहता हूं, आज मॉनसून डेफिशिएंसी है उत्तर प्रदेश में, बिहार में, झारखंड में जितनी औसतन बारिश होती थी नहीं हुई। 23% धान की बुआई उत्तर प्रदेश में कम हुई है। क्या वहां के कृषि मंत्री विभाग ने कोई मीटिंग ली है? क्या आपने उनके साथ बैठक ली है? क्या आप उनके साथ बैठक लेंगी? उसका जवाब मैं आपके उत्तर में जानना चाहूंगा। और अंततः जो आम आदमी कहता है उसके पास सारी चीजों का समाधान है। मैं बताना चाहता हूं कि एक आम आदमी ने मुझे कहा कि आप सदन में जा रहे हैं, चर्चा करेंगे, वहां ये समाधान दे दीजिए ना। मैंने पूछा क्या समाधान है? उसने कहा सरल है, ऐसी व्यवस्था बना दो, 5 साल तो सरकार रहेगी इनकी, ऐसी व्यवस्था बना दो कि हर 2-3 महीने में कहीं चुनाव करा दो और आप देखोगे सरकार डीजल, पेट्रोल, बिजली कोई भी भाव बढ़ने नहीं देगी। राइट, धन्यवाद। राइट। इन्होंने कोई राजनीति किया नहीं, सुझाव दिया, आप उसको स्वीकार करेंगे ना करेंगे? I conclude my speech. Thank you, sir. श्री एस.टी. आसन। थैंक यू सर, आपने मुझे समाजवादी पार्टी की तरफ से बोलने का मौका दिया। वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट अपने में बहुत सक्षम है सर, और जिसकी वजह से आज हम वाइल्ड लाइफ को प्रोटेक्ट कर भी सके। आप अमेंडमेंट्स लेकर आए हैं, अमेंडमेंट्स में हम आपके साथ हैं, हम अप्रिशिएट करते हैं आपके अमेंडमेंट्स को। लेकिन मैं कुछ बातें आपके संज्ञान में लाना चाहता हूं, मंत्री जी के खासतौर से आपके थ्रू, कि एक जो प्रॉब्लम है, जब वाइल्ड एनिमल मैनीटर हो जाता है, खासतौर से टाइगर जब मैनीटर होता है, तो उसको हमारे वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट में धारा 11 में प्रोविजन है कि उसको नष्ट कर दिया जाए। लेकिन हमारे अधिकारी आजकल इतने प्रेशर में हैं एनजीओस के, क्योंकि आपको मालूम है लोग अपने आप को प्रोमिनेंट होने के लिए बहुत सी एनजीओस खोल लेते हैं, वाइल्ड लाइफ लवर बन जाते हैं, मुख्तलिफ प्रॉब्लम क्रिएट करते हैं, तो वो उनको सिर्फ किल करने का ऑर्डर नहीं देते बल्कि वो ट्रैंकुलाइज करने का ऑर्डर देते हैं। अब इस समय भी
रामनगर रेंज के अंदर मोहान के पास एक टाइगर मैनीटर हो गया है। उस टाइगर ने एक जवान आदमी को अभी 20 दिन पहले मारा है। अगले दिन जब उसकी लाश को ढूंढा गया तो सिर्फ उसका इतना हाथ लोगों को मिला, बाकी पूरे खा गया। उसको ट्रैंकुलाइज करने की कोशिश की जा रही है। मैं मंत्री जी से कहना चाहता हूं कि ट्रैंकुलाइज करने के लिए कम से कम 15-20 मीटर पे जब टाइगर होगा तो ट्रैंकुलाइज होगा, और 15-20 मीटर पे एक टाइगर मैनीटर टाइगर के पास जाना आसान बात नहीं है, कोई नहीं पहुंच पाता। और ट्रैंकुलाइज आप रात में नहीं कर सकते। ट्रैंकुलाइज अगर आपने कर भी दिया तो आधे घंटे बाद वो ट्रैंकुलाइज होता है और वो जंगल के अंदर कहां जाके बेहोश हो गया आपको पता नहीं। आधे घंटे बाद वो फिर होश में आ जाता है, उठ के चला जाता है। क्यों नहीं शूट करने का ऑर्डर दिया जाता? शिकारी लोग शूट करते हैं, अब हमेशा से होता चला आया है, क्योंकि शिकारी 100 मीटर से लेकर 200 मीटर तक इस टाइगर को मार सकते हैं, और शिकारी रात में भी मार सकते हैं। ट्रैंकुलाइज रात में नहीं किया जा सकता। तो मेरी आपसे ये दरख्वास्त है कि कम से कम इंसानी जानों की कदर को और महत्वपूर्ण बनाने के लिए जरूरत इस बात की है कि जानवर को जल्द से जल्द मार दिया जाए। दूसरा सर, हमने देखा कि हमारे एरिया के अंदर ल्यूपर्ड बहुत ज्यादा हो गए हैं। मैं पश्चिमी उत्तर प्रदेश मुरादाबाद से आता हूं। मुरादाबाद के तहसील कांठ, तहसील ठाकुरद्वारा और बराबर के जिलों में आए दिन ल्यूपर्ड की, चीतों की घटनाएं होती रहती हैं। जानवरों को मारते हैं, इंसानों को जख्मी करते हैं। ये इन लोगों को, इन चीजों को, इन ल्यूपर्ड्स को पकड़कर इनको अपने डेस्टिनेशन पे, अपने हैबिटेट में क्यों ना भेजा जाए। अब जहां हैबिटेट की हम बात कर रहे हैं, मंत्री जी एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज आपके संज्ञान में लाना चाहता हूं। हम बातें बहुत करते हैं। रामनगर रेंज के अंदर अभी सैकड़ों बीघे का वर्जिन फॉरेस्ट काटा गया है, सैकड़ों बीघे का, और जिसके अंदर ऐसे ऐसे पेड़ थे कि जिसमें 5 आदमी भी अगर ऐसे खड़े हो तो पेड़ की सरकमफ्रेंस को नहीं कवर कर सकते थे। उसको काट दिया गया। उन अधिकारियों की साठगांठ से हुआ, कैसे हुआ, इसका आपको संज्ञान में लेना बहुत जरूरी है। सर एक मिनट, मंत्री जी, जिस तरह से जानवर फसलों को नुकसान पहुंचा रहे हैं, मेरे एरिया में बंदर बहुत है, और बंदर कहीं ना कहीं एक प्रॉब्लम है, थोड़ी सी आस्था का भी सवाल है उसमें। तो बंदर फसलों को नष्ट कर रहे हैं। छोटा किसान, मैं आपको सही बता रहा हूं कि छोटा 4-5 बीघे का किसान गन्ना नहीं बो रहा है, बंदर उसको खा जाते हैं। जंगली सुअर बहुत ज्यादा है और नीलगाय है। मेरी रिक्वेस्ट है कि इसको भी मारने का ऑर्डर होना चाहिए या पकड़ने का ऑर्डर होना चाहिए। और जंगली, और ये नीलगाय का नाम बदल के अगर आप जंगली घोड़ा कर दें तो और आसानी हो जाएगी। बहुत बहुत शुक्रिया। श्रीमती